हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बीएससी मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है बीटा एवं गामा फलन। सबसे पहले हम बीटा फलन से स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास में बीटा फलन की परिभाषा समझेंगे और बीटा फलन पर डिपेंड कुछ थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम बीटा फलन की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे बीटा फलन। बीटा फलन जो होता है, बीटा फलन, इस बीटा फलन को बीटा mn से निरूपित किया जाता है। यहाँ m और n दोनों जीरो से बड़े होते हैं। m और n दोनों जीरो से बड़ी वास्तविक संख्याएं होती है। यह बीटा फलन निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। बीटा फलन की परिभाषा लिख रहे हैं हम। बीटा फलन को बीटा mn पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बीटा mn। और इसकी परिभाषा देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, बीटा mn का मान होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x to the power m minus 1 ब्रैकेट ऑफ 1 minus x होल टू the power n minus 1 dx। ये बीटा mn का मान होता है। इस प्रकार से बीटा फलन बीटा mn परिभाषित होता है। यहाँ इस परिभाषा में m और n दोनों ही धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती है। इस परिभाषा को हमें ध्यान में रखना है। बीटा फलन पर डिपेंड सभी थ्योरम्स को और क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हम इस परिभाषा का यूज करेंगे। तो अब हम बीटा फलन पर डिपेंड कुछ थ्योरम्स देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम देखते हैं बीटा फलन पर डिपेंड। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बीटा फलन सममित होता है। इस थ्योरम में हम बीटा फलन की सममिति देखेंगे। बीटा फलन सममित होता है, इसका मतलब ये है कि हम बीटा mn को बीटा nm लिख सकते हैं। बीटा mn इक्वल टू बीटा nm होता है। अब इसे प्रूफ भी करके देखते हैं हम। प्रमेय है, इस प्रमेय को प्रूफ करना है हमें। तो इसके प्रूफ में देखो हम क्या करते हैं, बीटा फलन की परिभाषा यूज करते हैं। बीटा फलन की परिभाषा से यहाँ हम बीटा फलन की परिभाषा अप्लाई करेंगे। देखो क्या परिभाषा है बीटा फलन की। इस परिभाषा के अनुसार हम बीटा mn को लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। ये बीटा फलन की परिभाषा है। हमें बीटा mn का मान बीटा nm के इक्वल दिखाना है। तो इसे दिखाने से पहले आप लोगों को समाकलन की, निश्चित समाकलन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना होगा। अगर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to नॉन जीरो हो और इंटीग्रल fx dx हो, तब हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो इंटीग्रल fx है, इस fx में x को हम अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब हम x के जगह अपर लिमिट माइनस x लिख सकते हैं।
ये है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, निश्चित समाकलन का प्रगुण। इस प्रगुण के अनुसार अगर लिमिट 0 टू नॉन जीरो हो और समाकल्य में x का फलन हो, तब हम x के फलन में जो x है उस x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब x के जगह हम अपर लिमिट माइनस x लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करने वाले हैं हम। और यहाँ पर भी ये जो समाकल्य में x आया है उस x को हम अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करेंगे। यहाँ अपर लिमिट 1 है तो हम x को 1 माइनस x से रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस x होल टू द पावर m माइनस 1। यहाँ भी हम x के जगह 1 माइनस एक्स लिखेंगे। जब x के जगह 1 माइनस एक्स लिखेंगे तो उस 1 माइनस एक्स में इस माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, जिससे हमें -1 प्लस x मिलेगा और पूरे की पावर है n माइनस 1 साथ में dx। ये स्टेप आएगी। हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी का यूज किया। इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल का ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस कर दिया। x के जगह अपर लिमिट 1 माइनस x लिखा, x को 1 माइनस x से रिप्लेस किया इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो x के जगह यहाँ हमने 1 माइनस एक्स लिखा, इस x के जगह पूरी की पावर में m माइनस 1 रखा। फिर इस x को भी हमने 1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, लेकिन यहाँ इसके सामने माइनस था तो उस माइनस का 1 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई हुआ, जिससे हमें यहाँ -1 प्लस एक्स मिला और होल टू द पावर n माइनस 1। ये dx जैसे का वैसा। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाली स्टेप मिलेगी, इंटीग्रेशन 0 टू 1। इस ब्रैकेट को पहले लिख रहे हैं, 1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 1। फिर इस ब्रैकेट को लिखते हैं 1 माइनस एक्स होल टू द पावर m माइनस 1 और साथ में dx। इसके बाद देखो यहाँ पर बीटा फलन की परिभाषा क्या कहती है कि x टू द पावर इंटीग्रेशन 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 एंड ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 dx, इसकी वैल्यू बीटा mn होती है। यहाँ पर भी ये जो इंटीग्रल है सेम है, लेकिन यहाँ पर m के जगह पे n आया है और n के जगह m आया है। यहाँ m है, यहाँ उसके जगह पे n है, यहाँ n है तो यहाँ पर n के जगह पे m है। जब ये बीटा mn का मान है तो फिर ये बीटा nm का मान होगा, क्योंकि ये इंटीग्रल बीटा mn का मान है, तो ये इंटीग्रल बीटा nm का मान होगा। तो इसको हम लिखते हैं बीटा nm। इस प्रकार हमने बीटा mn इक्वल्स टू बीटा nm प्रूव कर दिया, मतलब हमने प्रूव करके दिखाया कि बीटा फलन जो होता है वह सममित होता है। यहाँ लिखेंगे अतः बीटा फलन सममित होता है। इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिखाया कि बीटा फलन एक सममित फलन होता है। इसके बाद बीटा फलन पे डिपेंड कुछ और थ्योरम्स देख लेते हैं हम। तो बीटा फलन पे डिपेंड ये हमारा अगला थ्योरम है। इस थ्योरम में हमें बीटा mn का मान ये भी होता है, ये सिद्ध करके दिखाना है। इसको बीटा फलन का रूपांतरण भी कहते हैं, मतलब बीटा फलन का रूपांतरित मान ये होता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है इस प्रश्न में। बीटा फलन का एक मान ये भी होता है, बीटा फलन का एक मान ये भी होता है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हम फिर से बीटा फलन की परिभाषा का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे बीटा फलन की परिभाषा से बीटा फलन की परिभाषा के अनुसार बीटा mn का मान इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1
एक्स टू द पावर m माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 dx होता है। अब हम यहाँ प्रतिस्थापन करते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं, माना x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। तब अवकलन करने पर हम किसी के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ अवकलन कर रहे हैं, डायरेक्ट अवकलन। x का सीधा अवकलन dx लिखा जाता है। dx मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x। 1 अपॉन 1 प्लस वाई का अवकलन होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और 1 प्लस वाई का फिर से अवकलन होगा 1 का 0 और y का डायरेक्ट अवकलन dy। उसके बाद हम लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट चेंज करने के लिए देखो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो y का मान प्राप्त होगा हमें y इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 मिलेगा, ये y का मान प्राप्त होगा। जैसे हम इस 1 प्लस वाई को इधर लेके आएंगे, x को इधर लेके आएंगे, तो इधर 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होगा, तो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होगा। यहाँ पर इस प्रतिस्थापन के बाद x का पूरा समाकलन y में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस समाकलन में ये जो लिमिट लिखी है ये x की लिमिट लिखी है, तो इस लिमिट को भी हमें y की लिमिट में चेंज करना होगा। तो लिमिट को चेंज करते हैं। अब यहाँ देखो, जब x टेंड्स टू 0 था, मतलब x की लोअर लिमिट जब 0 थी, तब y की लोअर लिमिट क्या होगी। जब यहाँ हम x के जगह 0 रखेंगे तो ये 1/0 होगा। 1/0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी होगा, मतलब ये इन्फिनिटी आएगा। तब y टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब x टेंड्स टू 1, जब x का मान 1 होगा तब क्या होगा, यहाँ 1/1 आएगा, x के जगह 1 आएगा, 1/1 1 होगा, और 1 माइनस 1 0, मतलब y की लिमिट 0 होगी, y टेंड्स टू 0। अब हम ये पूरा प्रतिस्थापन यहाँ पर कर देंगे इस समीकरण में। तो इस प्रतिस्थापन से हमें बीटा mn का नया मान प्राप्त होगा। बीटा mn इक्वल्स टू y की लोअर लिमिट लिखेंगे हम इन्फिनिटी, और y की अपर लिमिट 0। फिर x के जगह हम x का ये मान लिखेंगे, x का मान 1/1 प्लस वाई, और इसकी पावर में m माइनस 1 लिखा जाएगा। फिर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस, फिर x के जगह x का मान 1/1 प्लस वाई, फिर होल टू द पावर n माइनस 1। dx का मान लिखेंगे, dx का मान है माइनस 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और साथ में ये dy। इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अब इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। लिमिट इन्फिनिटी टू 0, उसके बाद इसको हम 1/1 प्लस वाई होल टू द पावर m माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर m माइनस 1 ही होगा। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 1 प्लस वाई आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अंश में हमें मिलेगा 1 प्लस वाई माइनस 1, मतलब y, और होल टू द पावर n माइनस 1। ये पूरे की पावर में हमें n माइनस 1 लिखना है, मतलब ये n माइनस 1 y की पावर में भी रहेगा, और इस हर की पावर में भी n माइनस 1 रहेगा। इस माइनस को तो हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख चुके हैं। अब यहाँ पर बचेगा 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और साथ में ये dy। इसे आगे सॉल्व करते हैं।
जब हम इस इंटीग्रेशन की लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट में लिखेंगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में लिखेंगे, तो इस इंटीग्रेशन का साइन भी चेंज हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन का साइन माइनस है, जब हम इसकी लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस से ये साइन हो जाएगा प्लस। मतलब इंटीग्रेशन का साइन भी चेंज होता है जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की लिमिट को आपस में चेंज कर देते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में लिख दिए, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में, और ये माइनस की जगह साइन चेंज करके प्लस लिख दिया। अब ये पूरे को कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम अंश का आपस में गुना कर देते हैं तीनों के, 1 इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा y टू द पावर n माइनस 1, और अपॉन में 1 प्लस वाई की टोटल पावर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 1 प्लस वाई की टोटल पावर होगी m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, ये माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ m प्लस n। मतलब 1 प्लस वाई की जो पावर बचेगी वो बचेगी m प्लस n। साथ में ये dy लिख देते हैं। इसे आगे बढ़ाते हैं। अब इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर हम लिमिट को एज इट इज रखें तो समाकल्य के चर को हम आपस में बदल सकते हैं। जैसे ये x का समाकलन है, लिमिट को a से b रखकर x के समाकलन को हम y के समाकलन में भी बदल सकते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है। a टू b fx dx का मान a टू b fy dy होता है। हम y के फलन को x के फलन में भी बदल सकते हैं, x के फलन को y के फलन में भी, अगर लिमिट सेम है समाकलन की। तो हम क्या करेंगे, लिमिट को सेम रखकर इस y के जगह x लिख देंगे, जिससे हमें मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी। ये y के फलन को हम x का फलन लिख रहे हैं, तो ये x टू द पावर n माइनस 1 होगा अपॉन 1 प्लस x होल टू द पावर m प्लस n, और dy के जगह dx आएगा। इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिखाया कि बीटा mn का एक मान ये भी होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x होल टू द पावर m प्लस n, साथ में dx। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। ये मान हमने बीटा mn का मान प्राप्त किया है, बीटा mn का नया रूप। इसी प्रकार हम बीटा फलन की सममिति यूज करते हैं। यहाँ लिखते हैं अब बीटा फलन की सममिति से। हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि बीटा फलन सममित फलन होता है, मतलब हम बीटा mn को बीटा nm भी लिख सकते हैं, या ये बीटा mn को हम बीटा nm भी लिख सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये बीटा mn इक्वल्स टू, इसका मान बीटा nm का मान हम इस समीकरण 1 से लिखते हैं। देखो ये है अपना समीकरण 1। इस समीकरण में बीटा mn का मान है, लेकिन हमें बीटा mn का मान नहीं लिखना है। बीटा mn के जगह हमें बीटा nm का मान लिखना है, m के जगह n और n के जगह m रखकर। जब हम nm का मान लिखेंगे तो n यहाँ पर m के जगह n आएगा और n के जगह m आएगा। या फिर देखो हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक, परंतु समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से हम बीटा nm का मान लिखें, समीकरण 1 में बीटा mn का मान लिखा गया है। देखो ये है समीकरण 1 जिसमें बीटा mn का मान लिखा गया है। हमें बीटा nm का मान लिखना है, मतलब यहाँ m के जगह n और n के जगह m यूज करना है।
जिससे हमें बीटा एन एम का मान मिलेगा। और वो कितना मिलेगा, एन के जगह एम यूज करेंगे तो यहाँ m-1 आएगा, यहाँ n+m आएगा। n+m को हम m+n भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बीटा एन एम का मान क्या मिलेगा समीकरण 1 से, इंटीग्रेशन 0 to ∞ मिलेगा x to the power m-1 अपॉन 1 + x होल टू द पावर m+n साथ में dx। इसे हम समीकरण 2 में यूज करेंगे, इसलिए समीकरण 2 से बीटा एन एम के जगह हम बीटा एन एम का ये वाला मान रखते हैं यहाँ पर, जिससे हमें बीटा एम एन इक्वल्स टू प्राप्त होगा इंटीग्रेशन 0 to ∞ x to the power m-1 अपॉन 1 + x होल टू द पावर m+n साथ में dx। इसे समीकरण 3 दे देते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 बीटा एम एन का मान है, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड बीटा एम एन है, और समीकरण 3 की भी लेफ्ट हैंड साइड बीटा एम एन है, मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। मतलब समीकरण 1 और 3 में जो मान हमने प्राप्त किए हैं दोनों मान बीटा एन एम के हैं, तो दोनों को हम बीटा एम एन के इक्वल लिख देते हैं। बीटा एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to ∞, ये वाला मान पहले लिख देते हैं x to the power m-1 अपॉन 1 + x to the power m+n dx। बीटा एम एन का एक मान ये होता है, और दूसरा जो मान है बीटा एम एन का वो समीकरण 1 में लिखा है, उसको भी लिख देते हैं इंटीग्रेशन 0 to ∞ x to the power n-1 अपॉन 1 + x to the power m+n dx। ये दोनों मान बीटा एम एन के मान होते हैं, ये हमने प्रूव कर दिखाया। एक मान ये होता है बीटा एम एन का, और बीटा एम एन का दूसरा रूप ये भी होता है, मतलब ये दोनों रूप बीटा एम एन के ही मान है, रूपांतरित मान। तो इस प्रकार से ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया अपना। तो ये था अपना बीटा फलन। इसके बाद हम अगली क्लास में बीटा फलन पे डिपेंड और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में देखते हैं।